अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नायला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 13। मौसम की खूब बदलते रहना है, कभी किनमिन करती बूंदों की बरसती बारिश की सूरत, कभी धूप छाँव बदलियाँ तो कभी हफ्स ज़्यादा दिन रात, कभी जाड़े की खुनक धुंध में लिपटे शामों सहर, कभी बहारों की आमद पर रंग बखेरते फूलों के कुंज पर मंडलाती तितलियाँ, खिज़ां की सोगवारी में टुंड-मुंड शजर। मौसम की ये परतें खुलती रहेंगी, बदलती रहेंगी ताअबद। ये तगय्युर, ये बदलाव ज़िंदगी की निशानियाँ हैं। ज़िंदगी तगय्युर का ही तो दूसरा नाम है। गम भी बदल बदल कर ना मिलें तो उनको झेलना नामुमकिन हो जाए। यकसानियत तो मर्ग ज़ीस्त है। ज़िंदगी इसीलिए ज़िंदगी है कि ये कभी जामिद व साकित नहीं होती। मौसम के बदलते रंग और रूप में, वक्त के बहाव और हालात के बदलते धारों में ज़िंदगी पनपती हुई आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि ये फितरत है। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, मौसम कभी ठहरता नहीं और हालात का बदलते रहना अटल है। इन्हीं तगय्युरात और तब्दीलियों के दरमियान मोहब्बत के नाजुक पौधे भी नमो पा सकते हैं, जो दिल के मौसमों से वाबस्ता होते हैं। चाहतों के फूल पत्ते दिल के मौसम के मुताबिक कलाम करते हैं। दिल के मौसमों में से एक मौसम हिज्र फ़राक का भी तो है। विसाल की तड़प में इंतज़ार में सुलगता, फ़िराक की तवालत से निढाल, आह को रसाई मिल जाने के इंतज़ार में बोझल मौसम। कायनात के सारे मौसमों से बिल्कुल अलग और निराले होते हैं ये दिल के मौसम, जिनमें मोहब्बतों के फूल हर शब वस्ल की आरज़ू करते निखरते हैं, हर शाम फ़िराक में अपनी ख्वाहिशों की रिमझिम में फलते फूलते हैं। अजब असूलों पर कारबंद है ये कायनात कि जिसमें धरती को अपने आसमान से मतलब है, हिजर को वस्ल की चाह है, गुल अपनी बू के बिन अधूरा है, जुदाई के काफ़िले मिलन रुतों के आंचल में पहुंचने को बेताब रहते हैं। मोहब्बत, मुहिब और महबूब के ये सिलसिले, ये ज़ाब्ते उफ़क़ तक फैले हैं। कहीं ना कहीं से कोई हूक, कोई सदा हर पल बुलंद होती है। दश्तों कोह से लेकर बुलंदियों से गिरते आबशारों के सुरों में, बहती नदी की जल तरंग में, वीरानों से चमन तक ये सदाएं, ये पुकारें गूंजती हैं। उन सदाओं में, उन गूंजती हूक का दर्द एक दिल ही महसूस कर सकता है। जो दिल दर्द महसूस नहीं कर सकता उसे दिल नहीं कह सकते, वो दिल हो ही नहीं सकता। चहार सिमत फैले घोर अंधेरे में अगर कोई चीज़ वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी तो वो एक सड़क थी, जिसकी तवालत हद्दे निगाह तक जा रही थी। गहरी तारीकी में वो सड़क एक जर्द रोशनी की ना ख़त्म होने वाली लकीर की तरह नुमाया थी। भयानक सन्नाटा हू का आलम उस सड़क पर फैला था। जाने ये पुरअसरार सड़क कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रही थी, मगर खुनक सन्नाटों में फैली ये सड़क इंतहाई हैबतनाक मंजर पेश कर रही थी। यकदम उस पुरसकूत पुरहैबत सड़क का सन्नाटा टूटा था। दूर कहीं सड़क पर दौड़ते भारी कदमों की धमक उभरी थी और फिर रुकी नहीं थी, यहाँ तक कि कदमों की धमक से सड़क लरसने लगी थी। वो पूरी कुव्वत, पूरी ताकत से दौड़ता आ रहा था, अंधाधुंध, दीवानावार। शायद उसने ना रुकने का तहैया कर रखा था, या शायद उसके लिए भागते रहना ज़रूरी था। पता नहीं कोई उसके ताक़ुब में था या वो किसी के ताक़ुब में। जाने वो किसी के पीछे भाग रहा था या किसी से दूर भाग रहा था। भागते भागते वो बुरी तरह निढाल और पसीने में शराबूर हो चुका था। उसके मुसलसल दौड़ते कदमों से उसकी थकावट, उसकी अज़ियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो बस भाग रहा था। कदम कहाँ थे, वो खुद कहाँ जा रहा था, वो कुछ समझने के काबिल ना था। अग्नि की तरह चलती सांसें, उखड़ते कदम, मंजमद होते एज़ा, सुन होते एसाब। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो रुकने को तैयार नज़र नहीं आ रहा था। कोई तो ताकत और खौफ था जो उसके नीमजा वजूद को बेजान होते कदमों को आगे ही आगे खींचता जा रहा था। भागते भागते बेहाल होता उसका वजूद खुद उसके अपने इख्तियार से बाहर हो चुका था। हैबतनाक सड़क का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला उसे किसी अफरीद की तरह निगलने के लिए तैयार था कि कब उसके भागते कदम रुकें और कब वो उसके शिकस्ता वजूद को सालम अपने अंदर समो ले। आखिर कब तक? उसके अकड़े एज़ा मफलूज हो गए थे, दिमाग से वजूद का राब्ता ख़त्म होने लगा था। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। नीम मुर्दा हालत में वो जो मुंह के बल सड़क पर गिरा तो फिर उठ ना सका। पता नहीं कितना वक्त उसे उसी हालत में बेहिस्सो हरकत और इर्द गिर्द से गाफिल कर चुका था। मौत जैसा खुनक सन्नाटा आहिस्ता आहिस्ता उसे निगलता जा रहा था कि अचानक गहरी खामोशी में करीब ही कहीं सड़क पर कुछ पुरअसरार सी आहटें उभरने लगी थीं,
جیسے جیسے یہ آہٹیں نمایاں ہو رہی تھیں، اس کے غافل وجود کی سماعتیں بھی مزید غافل نہ رہ سکی تھیں۔ اس کے حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ آہٹیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے کھردری سڑک کی گرد آلود سطح سے اپنا چہرہ ذرا اٹھایا تھا۔ اس کی تھکی تھکی نیم و آنکھیں اپنے سامنے رکتے دو پیروں پر ساکت ہو گئی تھیں۔ تیز زرد روشنی میں ان برہنہ پیروں کی جلد دودھیا اور بے داغ تھی۔ نازک نازک انگلیوں پر سجے ترشے گلابی ناخن بے تحاشا چمک رہے تھے۔ اتنے حسین پیر کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے، مگر یہ پیر انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ یکٹک ان حسین پیروں کی خوبصورت بناوٹ کو دیکھتے ہوئے یکدم اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ ان شفاف دودھیا پیروں پر اسے گاڑھے سرخ رنگ کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان گرتے قطروں میں تیزی آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسین بے داغ پیر سرخ خون سے تر ہوتے چلے گئے تھے۔ شدید دہشت کے ساتھ یہ منظر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ گہرے سبز رنگ کے دمکتے ہوئے ایک لبادے کا آغاز ہوا تھا جس میں قید وجود کسی عورت کا تھا، ایک قیامت خیز ہوش ربا ترشا ہوا نازک وجود۔ اس کی خوف اور دہشت سے پھیلی آنکھیں مزید تجسس میں اوپر اٹھی تھیں اور پھر اگلے ہی پل اس چہرے تک پہنچ کر پھٹ گئی تھیں۔ دہشت سے اس کی چیخیں حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ اس عورت کے بھیانک چہرے سے دور بھاگنے کی کوشش میں اس کی پشت کھردری سڑک سے ٹکرائی تھی۔ وجود میں رہا سہا دمخم بھی ختم ہو گیا تھا۔ بمشکل کوہنیوں کے بل اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتا وہ اس سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا، جو دھیرے دھیرے اس کی سمت بڑھتی آ رہی تھی۔ وہ اذیت سے کراہ رہا تھا، سانس لینا ناممکن ہو گیا تھا۔ کھردری سڑک سے اس کی کوہنیاں بری طرح زخمی ہو رہی تھیں، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے قدموں پر اٹھ کر بھاگتا۔ وہ اب بھی اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ اس کے قریب ہو رہی تھی، جو پشت اور کوہنیوں کے بل رینگتا دور ہٹنے کی کوشش میں تھا۔ مت جاؤ مجھ سے دور، ٹھنڈی سرسراتی آواز نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ دیکھو میں کتنی تکلیف میں ہوں، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ وہ پھنسی پھنسی اذیت ناک آواز میں بولتی اس کے انتہائی قریب آ چکی تھی، جو پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتا سانس لینا بھول چکا تھا۔ میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گی، تم مجھ سے دور بھاگ ہی نہیں سکتے۔ تیز چنگھاڑتی آواز میں وہ اسے پاتال میں اتار گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھتا وہ یکدم ساکت ہوا تھا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ دم اب بھی گھٹ رہا تھا۔ بمشکل سانس کھینچتے ہوئے اس نے اپنی عرق آلود پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ میں لرزش بہت واضح تھی۔ اتنے طویل عرصے بعد بھی کیا اسے بھلایا جا سکتا ہے جسے ہر پل آنکھیں تلاش کرتی ہوں؟ خوف اور دہشت کے باوجود سر ہاتھوں میں تھامے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جبران جلدی اٹھ جاؤ، تمہیں یاد ہے ہمیں کہاں جانا ہے؟ 9 بجنے والے ہیں۔ باہر سے ابھرتی پکار اور تاکید کا کوئی جواب فی الوقت وہ دینے کے قابل نہیں تھا۔ سنو، وادی سبزہ زار میں شام ڈھلنے سے پہلے، جب شاہ خاور کی بنفشی کرنیں پھیلتی ہیں، جب مہکتی فضا میں طائر پرواز بھرتے ہیں، جب برف پوش پہاڑوں کو چیرتا ہراتا بل کھاتا آبشار سرمستی سے چہکتا سبک رواں ندی سے جا ملتا ہے، جب عشق پیچاں کے پھولوں سے بھری ڈالیوں پر کوئل کوکتی ہے، جب گڈریا سر سبز و شاداب ڈھلانوں پر بھیڑیں ہکارتا جاتا ہے، جب سکچین کے پیڑوں تلے کوئی بانسری بجاتا ہے، جب جھیل میں تیرتے انگنت کمل کے پھولوں پر اوس کے موتی چمکتے ہیں، جب نیلے گگن پر شام کا پہلا ستارہ مسکراتا ہے، ہاں تب دل سے ایک ہوک امٹ کر لبوں تک آتی ہے۔ میری صدائے آشنا دور بہت دور کہیں دھند کی وسعتوں سے گزر کر اس سنہری جزیرے تک جاتی ہے جہاں تم ہو۔ وہ صدا تمہیں بلاتی ہے کہ آؤ شام ڈھلنے سے پہلے ان دل فریب مناظر کو ہاتھوں میں ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں میں جذب کر لیں، اس سے پہلے کہ یہ شام ڈھل جائے۔ آؤ ہم اس شام کو مٹھیوں میں قید کر لیں، اڑتی تتلیوں کے رنگ چرا لیں۔ آؤ کہ اس شام کی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار لیں، اس الوہی شام کے طلسم میں گم ہو جائیں، امر ہو جائیں۔ کون جانے کہ ڈھلتی شام کے یہ حسین لمحے پھر پلٹ کر کبھی آئیں نہ آئیں۔ مختصر گیلری کی باؤنڈری کے قریب ہاتھ پر چہرہ ٹکائے وہ اتنے خوبصورت موسم اور خوشگوار شام میں بھی بہت بجھی بجھی تھی۔ اس کی اداس آنکھیں کبھی دور ہاسٹل کے گیٹ تک جاتی اور کبھی وسیع سبزے پر ابر آلود موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کرتی لڑکیوں تک۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ جس ہاسٹل میں ایک دن بھی گزارنا کبھی اس کے لیے مشکل تھا، وہاں 5 سال کا اتنا طویل عرصہ گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ رائما اور شزرا 2 بچوں کی مائیں بن چکی تھیں۔
شیراز چھٹیاں گزارنے 3 بار وقفے سے آیا تھا۔ ہر بار وہ اس کے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، کیونکہ جتنے دن وہ یہاں ہوتا زرکاش کا چہرہ بھی اسے دکھائی دینا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کا سارا وقت پھر شیراز کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ زرکاش سے اسے پتہ چلتا رہتا تھا کہ صبغہ سخت مخالف تھیں شیراز کے اتنا عرصہ یورپ میں گزارنے کی، مگر شیراز ابھی وہاں اسٹڈیز کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ دراج کو اندازہ تھا کہ اسٹڈی تو صرف بہانہ ہے، ورنہ یورپ کی آزاد فضاؤں میں رہنے کے بعد اب شیراز کے لیے واپس یہاں آ کر قید و بند والی زندگی میں ایڈجسٹ کرنا ناممکن ہوگا۔ خیر، اس کے لیے تو یہ اچھا ہی تھا، شیراز کی صورت وہ کبھی دیکھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ زرکاش کا ساتھ اسے حاصل تھا، زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ زرکاش کے لیے ہی اس نے خوب محنت سے اسٹڈیز کا سلسلہ جاری رکھا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ بس 2 ہی کام کرتی۔ پہلا زرکاش کی محبت میں صبح و شام تمام کرنا، دوسرا شاپنگ کرنا۔ آن لائن شاپنگ کا اسے کریز ہو چکا تھا۔ زرکاش سخت نالاں رہتا تھا، دراج عادی ہو چکی تھی، اس لیے خود بھی خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے لیے صدمے کی بات یہ چیز تھی کہ زرکاش نے اسے محبت میں صبح و شام تمام کرنے کی فرصت بھی نہیں ملنے دی۔ اسٹڈیز کے ساتھ جانے کتنے کورس، ڈپلومہ اسے زرکاش کی ہدایت پر کرنے پڑے تھے۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنے سرٹیفکیٹس جمع ہو چکے ہیں۔ حالانکہ زرکاش اپنے بزنس میں خود اتنا مصروف تھا، لیکن دراج کو حیرت ہوتی تھی کہ زرکاش کو وقت کیسے مل جاتا ہے اس کی فراغت پر نظر رکھنے کا۔ بہرحال یہ فائنل ایئر بغیر کسی ایکسٹرا کلاسز، کورسز وغیرہ کے گزرا تھا، کیونکہ اس نے زرکاش سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب صرف کوکنگ اور سلائی کڑھائی کے کورس رہ گئے ہیں جو وہ کسی صورت نہیں کرنے والی۔ فائنل ایئر کے بعد بس اسے کوئی اچھی سی جاب کرنی تھی، ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر کے بس اسے زرکاش کے چہرے پر خوشی دیکھنی تھی۔ اپنی کامیابیوں پر اس نے سچی خوشی صرف زرکاش کے چہرے پر ہی دیکھی تھی، جیسے یہ کامیابی اس کی نہیں خود زرکاش کی ہو۔ دراج کو بس اسے خوشی دے کر خوشی ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، رائمہ اور اسد کا بھی اہم مقام تھا اس کی زندگی میں، مگر زرکاش کا معاملہ سب سے الگ تھا۔ ایک وہی تو تھا جو اس کے لیے بالکل نہیں بدلا تھا۔ روز اول کی طرح وہ آج بھی مہربان، مخلص اور خیال رکھنے والا تھا۔ خود سے قریب ہر فرد کی ذرا سی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھنا آج بھی اس کی فطرت میں شامل تھا، لیکن گزرے تمام عرصے میں اس نے خود کو کافی حد تک بدل لیا تھا، یا پھر بے خبری میں زرکاش کی محبت کا شکار ہو جانے کے بعد اسے یہی مناسب لگا تھا کہ انہی رنگوں میں رنگ جائے جو زرکاش کو بہت بھاتے ہیں۔ گزرے تمام عرصے میں اس کی یہی کوشش رہی تھی کہ اپنی کسی حرکت یا زبان سے زرکاش کی دل آزاری نہ کرے۔ وہ اس قدر محتاط ہو چکی تھی کہ زرکاش کی ماں بہنوں وغیرہ کا ذکر بھی نہیں نکالتی تھی۔ زرکاش کوئی ذکر کرتا تو بھی وہ صرف ہوں ہاں ہی کرتی، کسی بھی تبصرے سے گریز کرتی کہ مبادا کوئی سخت جملہ زبان سے نہ پھسل جائے، کیونکہ یہ تو سچ ہی تھا کہ صبغہ سے لے کر شیراز تک وہ سب سے ہی الرجک تھی۔ زرکاش کے لیے اسے وقت سے پہلے ہی میچورٹی اختیار کرنی پڑی تھی۔ وقت بے وقت کے جذبات کے اظہار، محبت کے الاپ، روٹھنا، آنسو بہانا، شکوے شکایتیں، یہ سب خرافات وہ بہت پہلے ہی ترک کر چکی تھی، کیونکہ یہ سب زرکاش کو اس سے بیزار بھی کر سکتا تھا اور اسے ہلکا بھی۔ سو محتاط ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے ایک نگاہ باؤنڈری پر ہی رکھے چائے کے مگ کو دیکھا جسے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ آج طبیعت میں اداسی کے ساتھ عجیب سوگواری بھی گھلی ہوئی تھی۔ پورے 2 ماہ ہو گئے تھے زرکاش کو گئے ہوئے۔ 3 ماہ پہلے شیزا کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ دراج آگاہ تھی کہ شیزا کو رخصت کرنے کے بعد زرکاش اور صبغہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ وہاں سے صبغہ کو اپنے بھائی کے پاس ٹھہرنا تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ عرب امارات میں برسوں سے مقیم تھے۔ دراج کو اس بات کا سکون تھا کہ مسلسل دن رات اپنے کام میں غرق زرکاش کو کچھ دن فراغت اور آرام کے لیے مل جائیں گے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ زرکاش کے جانے کے بعد ہر دن کتنا پھیکا اور بے کیف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ زرکاش روز ہاسٹل آ جاتا تھا یا وہ ہر دوسرے دن اپارٹمنٹ پہنچ جاتی تھی۔ اب تو بہت کم ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ جس میں زرکاش کو ہاسٹل کے اندر آنا پڑے، ورنہ صرف ویکینڈ پر وہ اسے ہاسٹل ڈراپ کرنے ہی آتا تھا، یا کبھی اسے پک بھی کرنے وہی آ جاتا، ورنہ تو دراج خود ہی اپارٹمنٹ پہنچ جاتی۔ بس اپنے پہنچنے کی اطلاع وہ زرکاش کو دے دیتی تھی، اس کے بعد زرکاش جلدی پہنچے یا دیر سے دراج کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ جانتی تھی کہ اپنے کام کے علاوہ زرکاش کا وقت اپنے گھر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ شیراز کے جانے کے بعد زرکاش صبغہ کے لیے زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ یہ بھی بہت اچھا تھا کہ شیزا رخصت ہو کر بھی بہت قریب ہی تھی، ورنہ صبغہ تنہائی کا شکار ہو کر پھر بیٹیوں کے ساتھ مل کر زرکاش کی شادی کا شور اٹھا دیتی۔ حالانکہ پچھلے 5 سال میں یہ شور پہلے بھی چند بار اٹھ چکا تھا، جسے زرکاش نے کس طرح دبایا یہ وہی جانتا تھا۔ دراج کو ان کے گھر کے معاملات سے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ شیزا نے صاف یہ آرڈر پاس کر دیا تھا کہ اس کی شادی میں دراج کو انوائٹ ہرگز نہ کیا جائے،
तब से ही शीज़ा के ये जुमले दुराज की उन सब से नफरत और बेजारी को दवाम बख्श गए थे, वरना तो उसने तहैया कर लिया था कि जिस इंसान का भी ताल्लुक ज़रकाश से है उसकी वो इज्जत करेगी। लाख रंजिश के बावजूद सामना होने पर भी ज़रकाश की माँ बहनों के खिलाफ कोई बात नहीं करेगी, मगर शीज़ा के गरूर ने उसे फिर पटड़ी से उतार दिया था। सिबगा ने बड़े जताने वाले अंदाज में राइमा के सामने अपनी बेटी के ये जुमले दोहराए थे, वो भी शादी की तकरीब के दौरान। खैर कोई और मौका होता तो भी राइमा खामोश ही रहती, मगर ये बात वो दुराज से नहीं छुपा सकी थी। दुराज ने जब इस बात की तस्दीक ज़रकाश से चाही तो वो कोई तस्दीक या तरदीद से एहतराज़ करता बात को ही टाल गया था। अगर वह पहले वाली दुराज होती तो ज़रकाश के सामने शीज़ा के बखिए उधेड़ कर रख देती, मगर खामोशी से उस बात को जाने दिया तो सिर्फ इसलिए कि वो ज़रकाश और अपने ताल्लुक़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वरना ये अंदाज़ा तो राइमा और ज़रकाश दोनों को ही था कि शीज़ा के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। दुराज खुद उसकी शादी में शिरकत करने से इनकार कर देती, जैसे कि उसने शिज़ा की शादी के वक्त इनकार किया था। ज़रकाश ने भी इस बार कोई इसरार नहीं किया था और फिर शादी पर शिराज की आमद भी हो रही थी। गालिबन वो भी इस खुशी के मौका पर कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। बाउंड्री से बाजू हटाते हुए उसने सर झटक कर उन बेकार सोचों से खुद को निकाला था। उसकी सरसरी निगाह हॉस्टल के गेट पर ढलती शाम पर ठहर गई थी। गेट से अंदर दाखिल होते शख्स ने सिर्फ उसकी ही नहीं, कुर्बो जवार में मौजूद सभी सिनफ़े नाजुक की बसारतों को अपनी सिमत खींच लिया था। ब्लैक जीन्स और डार्क मैरून शर्ट में मलबूस दराज कामत शख्स की पर्सनैलिटी शानदार थी। अलविदा कहती नरम सुनहरी शाम में उसके सादा मगर मुनफरिद स्टाइल में संवरे स्याह नरम बाल चमकने के साथ साथ कुछ भीगे भीगे भी लग रहे थे। डार्क मैरून शर्ट की स्लीव्स को उसने कोहनियों से ज़रा नीचे तक फोल्ड कर रखा था। उसकी मजबूत कलाई में ब्रांडेड रिस्ट वॉच सज रही थी। उसके तीखे नकोश जाजिब नज़र चेहरे पर सजकर स्याह सनग्लासेस की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। वो हॉस्टल के अंदरूनी हिस्से में गायब हुआ तो दुराज जैसे होश में आई थी। तकरीबन भागती वो वाश बेसन तक गई। रगड़ रगड़ कर हाथ मुंह धोने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने उजलत में अपने बालों में ब्रश फेर रही थी जब हॉस्टल की ही उसकी वो दोनों दोस्तें उजलत में कमरे में दाखिल हुई थीं। दुराज जल्दी आ जाओ, तुम्हारे कज़न आए हुए हैं। उनमें से एक फूली सांसों के दरमियान शोर मचाती उसे मजीद हवास बाख्ता कर गई थी। जा रही हूँ, थोड़ा बन संवर लूँ, कुछ तो अच्छी लगूँ। बालों को पोनी टेल में जकड़ती वो बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने मौजूद हैं। आपने तो कहा था कि 1 हफ़्ता और लगेगा वापस आने में, अब अचानक आ गए, मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे ही तुम्हें तंग करने के लिए गलत बयानी की थी 1 हफ़्ते वाली, और आने से पहले तुम्हें इतला कर देता तो तुम्हारी ये खुशी और वालेहाना अंदाज कहाँ मिलता। ज़रकाश ने मुस्कुराते हुए बगौर उसके झिलमिलाते चेहरे को देखा। आप बस अब बैठ जाएं, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी आपको। उसका बाजू थाम कर बिठाती वो खुद भी करीब बैठी थी। पहले ये बताएं, आपके लिए चाय लाऊं या कोल्ड ड्रिंक? फ़िलहाल कुछ भी नहीं, बस तुम्हें मिलने आया हूँ। सर पर पैर रखे। मुझे सामने देखकर तुम जिस बेताबी और गर्म जोशी से मुझ तक आई और जो खुशी मुझे तुम्हारे चेहरे पर नज़र आ रही है, इसने मुझे मेरी ही नज़रों में बहुत अहम बना दिया है। तुम्हारी एक यही आदत कभी मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी कि मेरे लिए तुम अपने जज्बात छुपा कर नहीं रखती। पसंद हुआ करती थी, इससे क्या मुराद है आपका? क्या अब मेरी ये आदत ख़त्म हो गई है? दुराज ने मुस्कुराते हुए बात काटी। हाँ तो और क्या, अब तो तुम इजहार के मामले में चोर हो गई हो, रूखी फीकी सी सड़ी हुई गर्लफ्रेंड की तरह। न अब मेरे लिए आंसू बहाती हो, मेरे हॉस्टल न आने पर गुस्सा भी नहीं करती, नाराज़ भी नहीं होती, जिद भी नहीं करती, ना ही अब ये बताती हो कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। ज़रकाश मुस्कुराहट छुपाए बोलता उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया था। आप ही चाहते थे कि मैं ऐसी रूखी फीकी सड़ी हुई बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आज तुम्हें पहले वाली जून में देखकर बहुत मिस कर रहा हूँ इस दुराज को, और सोच रहा हूँ आगे भी मंजर से इसी तरह गायब होता रहूँगा ना, ताकि तुम्हें इतना एक्साइटेड देख सकूँ। हरगिज़ नहीं, ऐसा सोचिए कभी मत। आपके ताई अम्मी के साथ उम्रा पर जाने की खुशी में मैं ये भी भूल गई कि इतने दिन आपके बगैर कैसे रहूँगी। मगर अब कहीं जाने का इरादा भी मत कीजिएगा, वो फ़ौरन बोली। मेरा ख्याल है कि आखिरी 2 दिन के अलावा 2 माह में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिसमें तुमसे तफसीली बात ना हुई हो। ज़रकाश ने याद दिलाया। जाहिर है यहाँ मेरे अलावा कौन हो सकता है आपके हर मिनट की खैर खबर रखने वाला। वो मुस्कुराई। ताई अम्मी तो बहुत खुश होंगी उम्रा की अदायगी की सआदत हासिल करके। हाँ ये तो सच है, इंशाअल्लाह उनकी हज की ख्वाहिश भी पूरी होगी। जानती हो वहाँ मैंने अपने और तुम्हारे लिए बहुत दुआएं अल्लाह से मांगी हैं, उनके कबूल होने का यकीन भी साथ लेकर आया हूँ। अंदाज़ा हो रहा है आपके चेहरे से, वो संजीदा मुस्कुराहट के साथ बोली। अम्मी मुकम्मल इरादा करके आई हैं कि अब हर सूरत मेरी शादी करवानी है। समझ नहीं आ रहा इस बार कैसे इस मामले को टालूंगा। ज़रकाश के बताने पर वो खामोश रही थी।
حالانکہ زرکاش منتظر تھا کہ وہ کچھ کہے گی، مگر اس کی خاموشی پر زیادہ حیران بھی نہیں ہوا تھا۔ دراج جو کبھی اسے شادی کر لینے کے اصرار کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اب کافی وقت گزر گیا کہ اس نے شادی کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب جب گھر میں زرکاش کی شادی کا موضوع زور پکڑتا، وہ ضرور دراج کو بتاتا، مگر اس کی خاموشی یا موضوع بدل جانا زرکاش کو الجھا دیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ منتظر رہنے لگا تھا کہ دراج کبھی تو پہلے کی طرح اسے شادی کرنے پر اصرار کرے، مگر زرکاش آپ ایسے ہی آ گئے خالی ہاتھ، میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے؟ اچانک یاد آنے پر دراج نے صدمے سے پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ابھی نہیں لا سکتا تھا، صبح ہی تو واپس آیا ہوں، سامان ابھی پیک رکھا ہے، آرام کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ شزرا کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جانا پڑا، اسے گھر چھوڑ کر باتھ لے کر سیدھا یہاں آیا ہوں۔ دیکھو بال بھی گیلے ہو رہے ہیں، آئینے میں شکل دیکھنے تک کا موقع نہیں ملا مجھے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ جلدی جانا ہے، دراج خفت سے ٹوک گئی۔ کہنا تو پڑے گا، تمہیں اندازہ ہوگا کہ گھر پر سب جمع ہو رہے ہیں، میرا بھی وہاں ہونا ضروری ہے۔ ایسا کرتے ہیں کل شام ریڈی رہنا، تمہیں پک کرتا ہوا لے جاؤں گا اپارٹمنٹ، کل شام کا سارا وقت تمہارا۔ اپنا سامان بھی چیک کر لینا، تم نے جو لسٹ دی تھی اس کے مطابق ہرگز نہیں ہے، پہلے سے بتا رہا ہوں۔ چی چی مت کرنا، تم جانتی ہو کاسمیٹکس وغیرہ سے مجھے الرجی ہے۔ تاکید کرتا وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا ضرورت تھی پھر آج آنے کی؟ کال کر دیتے، میں کل پہنچ جاتی اپارٹمنٹ۔ اس کے شدید خفت زدہ انداز پر زرکاش نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر میرے لیے یہ کرنا آسان ہوتا تو میں واپس آتے ہی پاگلوں کی طرح یہاں دوڑا نہیں آتا۔ اتنے دن بعد تمہیں قریب سے دیکھا ہے، کیا محسوس کر رہا ہوں بتا نہیں سکتا۔ تم سے دور تمہیں دیکھے بغیر رہنا میرے لیے بھی بہت دشوار ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ اس کے گمبھیر لہجے اور پرحدت نگاہوں نے دراج کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ یہی سننا چاہ رہی تھی تم؟ اس کے گڑبڑانے پر زرکاش نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جواباً وہ اسبات میں سر ہلاتی ہنسی نہیں چھپا سکی تھی۔ وہ فضائی فورسز کا ایک اہم دن تھا، دریا کے کنارے یہ خاص تقریب منعقد کی گئی تھی۔ سرکاری اور غیر سرکاری فضائی اداروں کے ہواباز آج اپنے انوکھے کمالات کے ذریعے فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے والے تھے۔ آج ان تمام پائلٹس کے لیے بھی یہ دن زیادہ اہم تھا جن کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی، اور آج وہ شائقین کے سامنے اپنی مہارت کا عملی نمونہ پیش کرنے جا رہے تھے۔ اس تقریب میں آرمی آفیسرز، فلائٹ کوچز اور پائلٹس کی فیملیز موجود تھیں۔ لوگوں کی کافی تعداد ساحل پر موجود تھی اور کافی تعداد ان 2 بحری جہازوں پر موجود تھی جن کو بطور خاص آج دریا میں اتارا گیا تھا۔ جہاز کے عرشے پر وہ اپنے ہینڈی کیم کو سیٹ کر رہا تھا جب ایک ناگوار آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ جبران، کتنا وقت لگنا ہے یہاں؟ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ کہا بھی تھا میں نے کہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر لے آئے زبردستی۔ شہرام، ابھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں تو کم از کم موڈ تو اچھا رکھیے، سحر زج ہونے والے انداز میں بولی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں، یہ جانتے ہوئے بھی تم میرے موڈ کی بات کر رہی ہو، شہرام غصیلے انداز میں بولے۔ بھائی یقین رکھیے کچھ ایسا نہیں ہوگا جس کا اندیشہ آپ کو ہے۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آج آپ کو یقیناً اس پر بہت فخر ہوگا۔ جبران کا لہجہ پر یقین تھا۔ کیا خاک فخر ہوگا؟ پہلے اس کی ٹریننگ نے میری جان سولی پر چڑھائے رکھی تھی، اور اب تم مجھے یہاں کھینچ لائے ہو اس کے سٹنٹس دکھا کر میرا خون خشک کروانے کے لیے۔ شہرام ہنوز برہم ہی تھے۔ پہلے بہت سے ایئر کرافٹس ایک ساتھ فضا میں نمودار ہوئے تھے، پھر ان کی پوزیشنز بدل گئی تھیں، آڑے ترچھے اوپر نیچے اڑان بھرتے۔ اس کے بعد جنگی طیاروں کے شور سے فضا گونجنے لگی تھی جنہیں پائلٹس نے بڑی مشاقت سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ شائقین کے لیے یہ مناظر بہت دلچسپ اور پرجوش کر دینے والے تھے۔ خوشگوار صبح کی نرم سی دھوپ اور کھلے آسمان پر نمودار ہوتے ان تمام چمکتے ہوئے سیاہ رنگ کے ہیلی کاپٹرز نے شائقین کی توجہ کھینچ لی تھی۔ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے جبران کے کیمرے کا فوکس وہ ہیلی کاپٹر تھا جس پر سرخ رنگ بھی نمایاں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہیلی کاپٹرز نے اس سیاہ و سرخ ہیلی کاپٹر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسی پوزیشن میں آگے بڑھتے ہوئے وہ سب دریا کی سطح سے اب زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ پھر اچانک ان ہیلی کاپٹرز کے درمیان میں موجود سیاہ و سرخ رنگ کا ہیلی کاپٹر اس گھیرے سے نکلتا ایک جھٹکے سے دریا کے بہتے پانی کی سطح سے ٹکراتا پانی پر چلتا چلا گیا تھا۔ باقی ہیلی کاپٹرز اسی سرکل پوزیشن میں پانی کی سطح سے اوپر تقلید میں رہے تھے۔ عرشے پر موجود شہرام سانس روکے بس اس سرخ و سیاہ رنگ کے ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے جو بڑی مہارت سے پانی کی سطح پر پھسلتا دور تک گیا تھا اور پھر دوبارہ اڑان بھرتا باقی ہیلی کاپٹرز سے جا ملا تھا۔ فضا میں شائقین کی پرجوش آوازوں اور تالیوں کا شور جاری تھا کیونکہ وہ تمام ہیلی کاپٹرز بہت زبردست پوزیشن میں اب ایک ساتھ پانی پر چل رہے تھے۔ اس کھلے علاقے کی ریتلی زمین پر ہیلی کاپٹرز نے لینڈ کیا تھا۔
कॉकपिट से बाहर आता वो तेज़ कदमों से उन तीनों की जानिब बढ़ने लगा था जो उसके ही मुंतज़िर थे। नाराज़गी के बावजूद शहराम उस पर से अपनी निगाह ना हटा सके थे। अपने हाथों से लगाए गए पौधे को फलते फूलते देखना उनके लिए भी बाइस फ़ख्र और खुशी था। बस अनजाने खौफ और खदशात उनको लाहक रहते थे। ये वही जानते थे कि ये दिन देखने के लिए उन्होंने कितनी रियासत की थी, जिसके लिए कभी अपने पैरों पर खड़ा होना भी नामुमकिन था। आज उसके मजबूत कदमों से ज़मीन गूंज रही थी, जिसकी रफ्तार समंदरों को, हवाओं को तस्खीर करने वाली थी। खाकी यूनिफॉर्म उसकी दराज कामत पर सज रहा था। कुशादा पेशानी पर तेज़ हवा से शहद रंग बाल बिखर रहे थे। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर खुशी से भरपूर मुस्कुराहट जगमगा रही थी। आगे बढ़कर जिब्रान ने उसे गले से लगा लिया था। भाई को अभी राज़ी करने में कामयाब हो जाओ तो मान जाऊंगा तुम्हें, जिब्रान ने उसकी पुश्त थपथपाते हुए चैलेंज किया। वो यहाँ तक आ गए, क्या ये कम कामयाबी है? वो मुस्कुराते हुए बोला। अर्श, सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा करो। मेरी सपोर्ट और सिफारिश से तुम ये कामयाबी हासिल कर सके हो। सहर चहकते हुए अंदाज में बोली। यहाँ नहीं भाभी, ऊपर ले जाकर शुक्रिया अदा करूँगा। आ जाए, बस एक फ़्लाइट। उसकी अचानक दावत पर सहर ने दहल कर चीखते हुए अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। हरगिज़ नहीं, मेरे बच्चों को अभी मेरी ज़रूरत है। भाभी ये बहुत चालाक है, आपको ऊपर ही छोड़ आएगा और भाई को राज़ी करने के लिए दूसरी भाभी ले आएगा। जिब्रान ने मुस्कुराहट छुपाकर एक नज़र शहराम को भी देखा, जिनके तासुरात बददस्तूर तने हुए थे। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के अरमान यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे, सहर नखुवत से बोली। भाई ये नहीं छोड़ेंगी आपकी जान। अर्श हंसते हुए उनके गले से लगा था, जो खुशमनाक नज़रों से उसे देख रहे थे। इनको क्या बता रहे हो, जानते हैं ये भी। तुम बस इनको ये तसल्ली करवा दो कि तुम जिंदा सलामत ज़मीन पर आ चुके हो, सहर बोली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ आपके सामने भाई। मुझे पता है आज आप मुझसे बहुत खुश हुए हैं, तो क्या ज़रूरी है नाराज़गी ज़ाहिर करना? मुस्कुराती नज़रों से शहराम को देखता वो पूछ रहा था। एडवेंचर की खातिर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हो और फिर मेरी नाराज़गी पर सवाल उठाते हो। शहराम अपनी नाराज़गी में और भी जाने क्या कह रहे थे, जबकि वो दूर कतार में खड़े हेलीकॉप्टर्स को देखता बस यही सोचता रहा था कि ये सब कोई एडवेंचर नहीं है। ये किसी का ख्वाब, किसी की शदीद ख्वाहिश है, जिसकी चाह में वो एक अरसे तक ज़मीन पर भटकते भटकते अब आसमान को छानने के लिए भी कमर बस्ता है। ज़मीन से आसमान तक फैली ख्वाहिशों और ख्वाबों की उन भूल भुलैयों में ही तो कहीं उसे मिलना है। एक उसी यकीन के सहारे तो वो अब तक जाने कितनी बार खुद को समेटता जोड़ता रहा था। हालांकि कंपनी की गाड़ी हॉस्टल के गेट पर उसे ड्रॉप करती गुजरती थी, मगर आज भी वो हॉस्टल से ज़रा फासले पर उतर गई थी। कभी कभी बेवजह ही चलते रहना अच्छा लगता है। आज की शाम भी बहुत सुहानी थी। अब्र आलूद आसमान, खुशगवार हवाएं, उजलत में अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवां लोग। कुछ देर पहले होने वाली हल्की फुहार ने हॉस्टल की तरफ जाती सड़क को भी भिगो दिया था। फिज़ा में सूंधी महक रच बस गई थी। गहरी सांस भरकर उसने सूंधी महक को अपने अंदर जज़ब किया था। पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी से वाकई मुतमईन थी या उसने समझौता कर लिया था। वो खुद कोई फ़ैसला नहीं कर पाई थी इस मामले में। हॉस्टल से चंद कदम फासले पर मौजूद अखबार के स्टॉल पर मामूल की तरह रुकते हुए उसने एक बार फिर सड़क की दूसरी जानिब खड़ी ग्रेस वीक को देखा था। ये गाड़ी बहुत अरसे से उसे कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती थी। अक्सर तो ये वहीं जहां वो उस वक्त मौजूद थी। अब वो आदी हो चुकी थी। इतना फासला हमेशा होता था कि वो कभी ये नहीं देख सकी थी कि उस गाड़ी में ऐसा कौन फारिग इंसान मौजूद है जो यकीनन उसके ही ताक़ुब में है। अलबत्ता उसे बस ये अंदाज़ा ज़रूर था कि गाड़ी के अंदर जो भी है कोई मर्द ही है। इस खामोश ताक़ुब ने कभी उसके लिए कोई मसला खड़ा नहीं किया था, इसलिए वो पहले की तरह अब हरासा नहीं होती थी। अब तो ये होता था कि 2 दिन अगर उसे वो गाड़ी कहीं नज़र ना आए तो उसे बहुत अजीब लगता था। शाम का अखबार मामूल की तरह उसने लिया था। अखबार का रोल बनाते हुए उसने एक आखिरी निगाह ग्रेस वीक पर डाली और हॉस्टल के गेट की तरफ मतवज्जा हो गई थी। गार्डन में काफ़ी लड़कियां मौसम इंजॉय करती खुशगपियों में मशगूल थी। कुछ आवाज़ों ने उसे भी मतवज्जा किया था। जवाबन वो भी हाथ के इशारे से उन सबको विश करती अखबार की तरफ मतवज्जा हो गई थी। कमरे तक पहुंचते हुए कम से कम हेडलाइंस तो पढ़ी जा सकती थी। अपने कमरे में दाखिल होते हुए अंदर बिखरी खुशबुओं ने उसे हैरान कर दिया था। कासनी रंग के दीदा ज़ेब लिबास में बड़ी सजदत के साथ दुराज क़यामत बनी खड़ी थी। तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? और मुझे क्यों इतने गुस्से में घूर रही हो? बैग बेड पर रखकर चादर उतारते हुए उसने हैरत से दुराज को देखा, जो अब पहलू पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। अपने सुस्तल वजूद बॉस से ज़्यादा सुस्त तुम हो। इतनी देर लगा दी आने में। रात मैंने कहा भी था कि जल्दी आना, मुझे हेयर स्टाइल तुमसे बनवाना था। तुम्हारे इंतज़ार में चाय भी रह गई मेरी। अब जल्दी चेंज करके आओ, मैं चाय रेडी करती हूँ। दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था मैंने। उसके हाथ से चादर लेकर तह लगाती वो उजलत में बोली थी।
सर के आने और उनके साथ जाने की खुशी में तुम खाना भूल गई तो ये भी मेरा ही कसूर है। वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि सर यानी जरकाश भाई यानी कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह अभी अपने ऑफिस में ही हैं। क्या बोल रही हो तुम? दुराज ने सदमे से उसे देखा जो अपनी और दुराज की मुश्तरका वार्डरोब से अपने कपड़े निकालती उसके तासुरात पर हंसी थी। इतने दिन बाद आज वो अपने ऑफिस पहुंचे थे, जाहिर है पड़े होंगे काम पेंडिंग में, वरना बकौल तुम्हारे हम सब एम्प्लॉयज़ हैं तो अपना खून पसीना बहाकर कंपनी चलाने के लिए। बॉस तो सब हर 3 माह बाद नई गाड़ियां बदलने और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए है। मुस्कुराती नज़रों से दुराज के बेजार तासुरात देखती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। चाय और सैंडविचेस साइड टेबल पर रखती दुराज उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी, जो कॉटन के ढीले ढाले से लिबास में दुपट्टे से भीगा चेहरा थपथपाती उसकी तरफ आ रही थी। आ जाओ, पहले बाल बनवा लो। जरकाश भाई पहुंच गए, अभी तो मुझ पर लानत भेजती हुई जाओगी। बस रहने दो, आ जाओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी, पहले ही इतनी थकी हुई लग रही हो। दुराज के खशमगी लहजे पर वो मुस्कुराते हुए बेड के करीब रखी कुर्सी पर आ बैठी थी। ये तुम आज इतनी तैयारियों के साथ घर तो नहीं जा रही जरकाश भाई के साथ? जल्दी बताओ कहाँ ले जा रहे हैं वो तुम्हें? हाय, मुझे तो हसरत ही रह गई कि वो मुझे घर के सिवा भी कहीं और ले जाएं। मगर मजाल है जो ये शख्स यकसानियत से ज़रा तंग आ जाए। दुराज के जले कटे लहजे पर वो धीरे से हंसी। इतने दिन बाद वो वापस आए हैं, सोचा थोड़ा बन संवर जाऊं, उनकी आंखों में समाने की थोड़ी और कोशिश करूं। ये तो अटल हकीकत है कि तारीफ़ मेरी वो हरगिज़ नहीं करने वाले, कितने ही सिंगार कर लो मगर उन पर ज़रा असर नहीं होता। होगा असर, ज़रूर होगा, सही वक्त तो आने दो। वैसे मुझे पता है असर तो अब भी होता होगा, इजहार तुमसे नहीं करते वो अलग बात है। तुम तो चुप ही करो, हमेशा उनकी फेवर में ही बोलती हो। मेरे दुख नज़र नहीं आते तुम्हें? उस पत्थर के पिघलने के इंतज़ार में आधी हो चुकी हूँ। दुराज उसे घूरती हुई बोली। ये तुम भी जानती हो कि तुम उनके बारे में काफ़ी मुबालगे से काम ले रही हो, इसलिए मुझे मज़ीद हंसाने की कोशिश बेकार है। और अब मुझे घूरना बंद करो, मैं उनकी नमक हलाल हूँ, सो उनके हक़ में ही बोलूँगी। हाँ पता है मुझे। एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ज़रूरत ही क्या है सुबह से शाम तक खुद को थकाने की। डिपार्टमेंट चलेगा नहीं, जैसे तुम्हारे बगैर यह कंपनी बंद हो जाएगी। दुराज को फिर मौका मिल गया था उसकी जॉब से बेजारी जाहिर करने का। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़े रहना चाहती हूँ। तुम पर या जरकाश भाई पर बोझ बनना मुझे पहले दिन से मंजूर नहीं था। तुम दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं सारी ज़िंदगी भी कोशिश करती रहूँ तो कभी इन सब एहसानों का बदला नहीं उतार सकती। तुम्हारी वजह से बगैर किसी दिक्कत के इतनी अच्छी जॉब मिली है। अपने डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ, सब वहाँ इज़्ज़त करते हैं, एहतराम देते हैं। इतने अच्छे लोगों के दरमियान काम करके मुझे बिल्कुल थकन नहीं होती, बल्कि अपने अहम होने का एहसास होता है कि मैं कहीं बहुत पीछे नहीं रह गई, वक्त और दुनिया के साथ साथ चल रही हूँ। सुनाइशा, आज तुम जहाँ हो वहाँ अपनी मेहनत की वजह से हो, किसी ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा किया, वरना यह हॉस्टल तो मेरे लिए किसी अकूबत खाने से कम ना होता। तुम्हारी वजह से मेरी तन्हाई दूर हो गई, ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। तुम्हारे बगैर इतना तवील अरसा यहाँ गुजारना मेरे लिए नामुमकिन होता। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में भी कोई हलचल है। मैं भी फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरे पास एक बहुत मुखलिस, हमदर्द, गमगुसार और प्यार करने वाली दोस्त है। दुराज ने पूरी सच्चाई से कहा। तुम हमेशा ही ये सब कहती हो, ये तुम्हारी अच्छी फितरत और प्यार है, मगर मेरी नज़र में तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरे अलावा भी तुम्हारे पास मुखलिस और प्यार करने वाले लोग हैं, मगर कभी कभी मैं देखती हूँ कि तुम उन सब से बदजन और कुछ बेजार हो जाती हो। बगौर उसके तासुरात को देखते हुए जुनाइशा ने कहा, जो रिश्ते कुदरत की तरफ से हैं उनकी पासदारी और कदर तो रखनी पड़ती है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, मसरूफियात हैं। मैं किसी से बदजन या बेजार नहीं हूँ, बस मैंने सबको उनके हाल पर और मर्ज़ी पर छोड़ दिया है, और ख़ुद को भी। चाय की सिप लेती वो किसी गहरी सोच के दरमियान बोली। सरकाश भाई के बारे में भी तुम्हारे यही नज़रियात हैं? सुनाइशा ने पूछा। उनके बारे में बस यही कह सकती हूँ कि मुझे उनसे बेहद मोहब्बत है। उनका जो मुकाम मेरे दिल और ज़िंदगी में है वहाँ तक कोई और नहीं पहुँच सकता। बाकी बहुत सी चीज़ों पर मैंने समझौता कर लिया है। अपने हाथों को देखती वो संजीदगी से बोली और फिर जुनाइशा को देखा। तुमने और मैंने अपनी अपनी ज़िंदगी में समझौते किए जुनाइशा, तभी हम इतने मुतमईन इस हॉस्टल की छत के नीचे तवील अरसे से मौजूद हैं, वरना वावेला मचाने के लिए हमारा एक यही दर्द मुश्तरक है कि हम दोनों का ही कोई घर, कोई आशियाना नहीं। दुराज के बेतासुर लहजे पर जुनाइशा के चेहरे पर तारीक सा साया लहराया। सरकाश भाई का घर भी तो तुम्हारा ही घर है दुराज, वहाँ की स्याह सफ़ेद की मालिक सिर्फ तुम ही तो हो। सुनाइशा ने याद दिलाया। ये बात तो बच्चे और असद भाई भी हज़ारों बार कह चुके हैं कि उनका घर मेरा ही घर है, मगर इस तरह कोई घर अपना थोड़ा हो जाता है। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली।
सरकाश भाई अपना घर अमली तौर पर भी तुम्हारे नाम करेंगे, तब तुम मुकम्मल तौर पर उस घर को अपना घर समझोगी। सुनाइशा ने कुरेदा। हाँ, हकीकत कितनी ही अजीब हो, इससे निगाह नहीं चुराई जा सकती। सरकाश पर भरोसा और बहुत मान होने के बावजूद मैं इस खदशे को दिल से नहीं निकाल सकती कि आज अगर मैं उनके घर में खड़े होकर उनकी माँ, बहनों और भाई के खिलाफ बात करूं तो वो मिनट नहीं लगाएंगे मुझे अपने घर से बाहर निकालने में। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उसने भी जुनाइशा की बात काट कर सवाल किया, जिसका कोई जवाब जुनाइशा के पास नहीं था। सरकाश की नज़र में मेरी अहमियत उनके घर वालों के बराबर तो हो सकती है, मगर उनसे ज़्यादा नहीं। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे तो एक तरफ हटा सकते हैं, मगर अपने घर वालों को नहीं। अभी भी मुझे एक तरफ हटाकर अपने और मेरे ताल्लुक़ को छुपा कर ही तो रखा हुआ है उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि उनके घर वालों को धचका और अजियत ना पहुँचे। उनके घर वालों की नज़र में मेरी औकात आज भी बस इतनी है कि मैं उनकी दी गई ज़कात खैरात पर गुजारा कर रही हूँ। और सरकाश ने कभी ये बात अपने घर वालों के दिमाग से निकालने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसलिए कि सच कहा तो उनकी ज़ात से उनके घर वालों को अजियत पहुँचेगी, वो सब उनसे बदगुमान हो जाएंगे। सरकाश कभी मेरे लिए अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकते। तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दें? कभी नहीं। जवाब देने में दुराज ने सेकंड की देर भी नहीं की। तुम्हें यह लगता है कि वो अपने घर वालों की खातिर तुम्हें छोड़ सकते हैं? बस यही तो देखना है। ऐसी कोई नौबत आने तो दो पहले। मैंने अभी कुछ कहा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। सरकाश पर बहुत भरोसा है, मगर इससे ज़्यादा यकीन मुझे अपने जज्बों पर है। ये हुई ना जीदारी वाली बात। यही मस्बत सोच रखना, ज़रा अच्छी नहीं लगती कुड़ते हुए। सुनाइशा ने खुशी से कहा। बस बहुत हो गई, अब तुम उनसे कहो शादी के इंतज़ामात करें। मैं ये क्यों कहूँ? यह अब उनका दर्द सर है। वो भी अब कहीं ना कहीं से शादी का जिक्र निकाल कर ले आते हैं। जब उनको मालूम है कि उनको मुझसे शादी से पहले अपने घर वालों को राज़ी करने का मार का सर करना है, तो फिर मुझसे इशारों कुनाइयों में क्या जानना चाहते हैं, जबकि पता भी है कि मैं इतने अरसे से उनके लिए ही मरी जा रही हूँ। तो राज के नागवार अंदाज पर जुनाइशा बेसाख्ता हंसी। वो ये जानना चाहते होंगे कि अब भी मर रही है ये लड़की मेरे लिए या नहीं। जुनाइशा हंसी के दौरान ही बोली, अब बस कफन लपेटने की ही कसर रह गई है। तो राज की बात पर जुनाइशा मजीद हंसी। क्यों ऐसी खतरनाक बातें कर रही हो? अभी तो तुमने उनके घर की मालकन बनना है। उनको बता दो अभी से कि हक महर में तुम अपार्टमेंट अपने नाम करवाओगी। हाँ, ये बताकर खुद को उनकी नज़रों से गिरा दूँ। अपने मशवरे अभी संभाल कर रखो, बाद में काम आने वाले हैं। तो राज शरारत से बोली, क्या मतलब है? मैं तो मजाक कर रही थी। क्या तुम वाकई उनसे घर हथियाने के चक्कर में हो? सुनाइशा ने बेयकीनी से उसे देखा। बाद में काम आने वाले हैं तुम्हारे मशवरे, मगर मेरे नहीं, तुम्हारे लिए। तो राज ने खशमगी नज़रों से उसे देखा। अपनी खुशी से सरकाश मुझे कुछ भी दे दें, बस जहर ना दें, वरना वो जहर मैं उनको ही खिलाकर अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर दूंगी। वो मज़े से बोली। वो ऐसे अहमक नहीं कि तुम जैसी हसीन दुल्हन को हक महर में जहर देंगे। सुनाइशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हो ही ना जाऊं कहीं मैं उनके लिए हसीन व जमील। तो राज बेसारी से बोली। तौबा, कभी उनमें खामियां निकालना मत भूलना। सुनाइशा के घुरकने पर वो खिलखिलाई। वो मेरी तारीफ़ नहीं करते, मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते, मेरे नाज नखरे नहीं उठाते, तो मैं और क्या करूं? उनमें कीड़े ही निकालूंगी। अल्लाह को मानो दुराज, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी फरमाइश पर रात के 2 बजे भी उनको आइसक्रीम, पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पहुँचाते देखा है। सुनाइशा ने उसे शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश की। तो एहसान किया है उन्होंने। क्यों ली मेरी जिम्मेदारी उन्होंने? अब भुगतने दो। वो ढिठाई से बोली। मेरा ख्याल है तुम्हारी जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और बंदा उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सुनाइशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दुराज के चिंगाड़ते फ़ोन ने दोनों को चौंका दिया था। कॉल रिसीव करती वो सरद से बेड से उतरी थी। ये तो हवा के परों पर आते हैं, तुमने भी बातों में लगा दिया मुझे। उजरत में सैंडल्स पहनती दुराज ने उसे घूरा, जो ड्रेसिंग से ब्रश और कैचर उठाकर तेज़ी से आ रही थी। बड़ी मेहरबानी। खशमगी नज़रों से उसे देखते हुए दुराज ने ब्रश उससे लेकर बालों में फेरा और कैचर बालों में अटका लिया। इतने दिन बाद सरकाश भाई के हाथ से पका खाना खाने को मिलेगा, याद से लाना मेरे लिए। सुनाइशा ने ताकीद की। ज़रूर, ये भी कहने वाली बात है, मगर तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि आज मैं सरकाश के लिए खाना पकाऊंगी। उसका रुखसार थपथपाते हुए दुराज ने उसकी खुशी गारत की थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुनाइशा को सरकाश की पकाई हर डिश बहुत जायकेदार लगती है। फ़िक्र मत करो, चाइनीज़ नहीं, आज चिकन बिरयानी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद भी है। अब तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। उजलत में बात मुकम्मल करती दुराज बैग संभाले बाहर भागी थी। मुस्कुराते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया और गैलरी की तरफ आ गई। गेट के बाहर जाती दुराज से नज़र हटाकर उसने आसमान का जायज़ा लिया था। उड़ते पंछियों ने अपने अपने आशियानों में वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। खाली जहन और खाली नज़रों से अतराफ़ का जायज़ा लेती वो जाने कितनी देर यूं ही खड़ी रही थी।
मगरिब की अजानें बुलंद होने लगीं तो वो बोझल कदमों के साथ पलटकर वापस कमरे में चली आई थी। वो एक ट्रस्टी हॉस्पिटल था जो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हर शोबा अमराज में मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की बेहतरीन सहूलतें मौजूद थीं। महंगे से महंगा टेस्ट, दवाओं से लेकर एक सिरिंज तक के लिए मरीजों को रुपए खर्च नहीं करने पड़ते थे। 24 घंटे हॉस्पिटल का स्टाफ मुस्तैद रहता था। हमा वक्त क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद रहते। अक्सरियत उन डॉक्टर्स की थी जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या बड़े सरकारी हॉस्पिटल से मुंसलिक थे, मगर वो सब अपनी मर्जी से हफ्ते के 2 दिन बिला मुआवजा यहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे। इस हॉस्पिटल में नंबर के हसूल के लिए लोगों की बड़ी तादाद मुंह अंधेरे ही पहुंच जाती थी। इस वक्त सुबह के 9 बज चुके थे। मरीजों की आमदोरफ्त जारी थी। हर डॉक्टर के रूम के बाहर मरीजों का रश बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक रूम के बाहर एक नाजुक अंदाम लड़की रश को कंट्रोल करने और बारी बारी उन्हें डॉक्टर के रूम में भेजने की जिम्मेदारी निभाने में हलकान हो रही थी। मरीजों में औरतें, मर्द, बच्चे सभी शामिल थे। जब कोई मर्द चेकअप के लिए अंदर जाता तो उसके हमरा एक वार्ड बॉय ज़रूर जाता, क्योंकि अंदर लेडी डॉक्टर थी। आप लोग अकल समझ होने के बावजूद इन अताइयों के हाथों अपनी दुर्गत बनवाते हैं, मेहनत के पैसे अलग बर्बाद करते हैं। ये दांत निकालना ज़रूरी था ही नहीं, इसकी जड़ें मजबूत थीं। उस नातजुर्बाकार ने ज़बरदस्ती अच्छा खासा दांत निकाल लिया, और वो भी इस तरह के दांत का एक टुकड़ा अंदर ही रह गया। अब वही तकलीफ़ दे रहा है। चमड़े की बेड पर लेटे दर्द से कराहते शख्स का चेकअप करने के बाद वो अब उसकी बीवी पर बरहम हो रही थी। हम यहाँ आप लोगों के लिए ही बैठे हैं, मगर आप लोग खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठती पेपर पेन संभाल चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, इस अस्पताल का पहले पता नहीं था, बस कम पैसों के चक्कर में ये अजियत ले ली। कल से ये दर्द से तड़प रहे हैं। खाना पीना सोना सब मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप वो आधा टुकड़ा भी दांत का निकाल दें या कोई ऐसी दवा दे दें कि दर्द कम हो जाए। परेशान हाल औरत इल्तिजाई लहजे में बोली। अभी जो गोली खिलाई है वही फौरी तौर पर काम करेगी, पेपर पर लिखती वो औरत से मुखातिब हुई। आज सिर्फ चेकअप का दिन है, इनको तकलीफ़ और सूजन बहुत है। ऐसी हालत में दांत नहीं निकाला जा सकता। दर्द अभी कम होना शुरू हो जाएगा। आप भी अभी यहीं रुकें, तब तक सब दवाएं यहीं से मिलेंगी। एक टैबलेट मैं अपने पास से दे रही हूँ। बोलते हुए उसने टेबल की दराज से एक पैकेट निकालकर औरत के हवाले किया। इसमें सिर्फ 2 टैबलेट्स हैं, एक आज रात और एक कल रात अपने शोहर को खिलाना। बाकी दवाएं तीनों टाइम देनी है। ये कार्ड संभाल कर रखना, परसों साथ लेकर आना, और खाने में सिर्फ दलिया, पतली खिचड़ी, जूस ही दीजिएगा, जो यहीं से दवाओं के साथ मरीज़ के लिए दिए जाते हैं। उसकी ताकीद पर मशकूर नज़रों से उसे देखती औरत कार्ड, स्लिप वगैरह संभालती अपने शोहर की तरफ चली गई, जबकि वो इंतज़ार में बैठी दूसरी पेशेंट की तरफ मतवज्जा हो गई थी। शोहर की आवाज़ पर वो एक पेशेंट को चेक करती चौंक कर दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुई थी। पैरामेडिक स्टाफ के एक लड़के के हमरा बुलंद आवाज़ में एक बाबा जी बड़बड़ाते चले आ रहे थे। सर पर साफा लपेटे लंबे से कुर्ते में झुकी कमर और लाठी के सहारे चलते ये बाबा जी 3 दिन पहले भी अपने पोते के साथ आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बतीसी का साइज़ दिया था। आज कोई 1 घंटा पहले ही उसने बाबा जी की राम कहानियाँ सुनते हुए उनके नए दांत चेक करके दांत और बाबा जी को पैरामेडिक स्टाफ के हवाले कर दिया था। क्या हुआ, दांत लगवा कर चेक करवा लिए, कोई मसला? उसने हैरत से पूछते हुए बाबा जी को भी देखा। इन लोगों ने मेरे दांत बदल दिए हैं, ये वो वाले दांत नहीं जो आपने दिए थे। मुझे इस पर शक है, इसने मेरे दांत किसी और को दिए हैं। अकबर कुछ खिलाया था इनको, चबाएंगे तो एडजस्ट होंगे दांत। मुस्कुराहट छुपाए वो इस्तफसार कर रही थी। ये बहुत कुछ खा भी चुके हैं, चबा भी चुके हैं, मगर 1 घंटे से तकरार कर रहे हैं। मानने को तैयार है ना समझने को। मुझे इनसे कोई दुश्मनी है जो मैं इनके दांत बदल दूंगा? तूने बदले हैं मेरे दांत, मुझे बूढ़ा समझकर अहमक बना रहा है। मैं अभी शिकायत वाले दफ्तर में जाकर तेरी शिकायत करता हूँ। बाबा जी, अगर यहाँ किसी बात के लिए आपको परेशान किया जा रहा है या आपके साथ कोई अच्छी तरह पेश नहीं आ रहा तो ज़रूर कंप्लेन ऑफिस में जाइए। अकबर, बाबा जी को यहाँ कुर्सी पर बिठा दो। नरम लहजे में बाबा जी को मुखातिब करने के बाद उसने अकबर को हदायत दी। अब ऐसा करो, बाबा जी के लिए 4-5 किस्म के ताज़ा फल मंगवाओ और ठीक तरह से 2 काट कर लाओ। पैसे अकबर के हवाले करती हुई वो ताकीद कर रही थी, जबकि अकबर वहाँ सर हिलाता चला गया। पहले से मौजूद एक पेशेंट को चेक करने के बाद वो दोबारा बाबा जी की तरफ मतवज्जा हुई, जिनकी शिकायतें जारी थीं। बाबा जी, मैं अच्छी तरह चेक कर चुकी हूँ, अब आप मेरी बात गौर से सुने। बतीसी का हर साइज़ अलग अलग होता है, लिहाजा आपके मसनूई दांत किसी दूसरे बंदे के किसी काम के नहीं, ना ही किसी और के दांत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आप पहली बार मसनूई दांत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आपको दुश्वारी हो रही है। कुछ दिन लगेंगे आपको आदी होने में। आप मेरे सामने फल खाइएगा, इस दौरान कोई मसला होता है तो मैं देख लूँगी, बेफिक्र रहिए। फिर कोई 1 घंटा तो मज़ीद लगा था बाबा जी को मुतमईन करने में।
अपने पेशेंट को चेक करते हुए वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बाबा जी की दुनिया जहान की बातें भी सुनती महसूस होती रही थी। आखिरी में रह जाने वाले कुछ पेशेंट्स को निपटाते हुए वो मुसलसल आने वाली कॉल्स को इग्नोर कर रही थी। डॉक्टर साहिबा, वो बुला रहे हैं आपको, गार्ड बता रहा है, उस पर गुस्सा हो रहे हैं। एक बार फिर अकबर की आमद हुई। कह दो बस 2 मिनट में आ रही हूँ, वो मसरूफियत में बोली। आप ये फ़ोन पर कह दें उनको, अकबर ने मशवरा दिया। क्यों, मेरी जगह अगर गार्ड 2-4 खरी खरी सुन लेगा तो कोई हर्ज है? उसके खशमनाक लहजे पर अकबर मुस्कुराते हुए सर हिलाता बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद वो वाकई बैग संभाले बहुत उजरत में हॉस्पिटल के गेट से बरामद हुई थी। फ्रंट सीट पर बैठते हुए उसने गलती से भी एक निगाह उसे नहीं देखा था, जो बड़ी संजीदगी से उसे ही घूर रहा था। ज़र्क, मुझे घूरते रहने से तुम्हारा बर्बाद हो जाने वाला वक्त वापस नहीं आ जाएगा। इससे पहले कि मज़ीद तुम्हारा कीमती वक्त ज़ाया हो, गाड़ी स्टार्ट करो, फिर सारा रास्ता मुझे घूरते रहना। उसके घुरकने का खातिर ख्वाह असर हुआ, मगर वो जानती थी कि बातें तो ज़रूर सुननी होंगी। तुम जानते हो मुझे बोर्ड मीटिंग अरेंज करवानी थी, पर यह काम मैनेजर को सौंप कर मैं 1 घंटे पहले तुम्हारे एक फ़ोन पर यहाँ मौजूद हूँ। तुम हमेशा ही मेरे एक फ़ोन पर यहाँ आते हो, अब क्या हर बार इस मेहरबानी के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा? वो बेजारी से बोली। कम अज़ कम अपनी गलती तो मान सकती हो कि तुम कभी वक्त की पाबंदी नहीं करती। तुम्हारी वजह से भाई की बातें सुनकर अब मुझे उनका सामना भी करना होगा। आइंदा अपने मरीज़ों से फारिग होकर ही मुझे कॉल करना, वरना मैं मरीज़ों के दरमियान से तुम्हें उठा ले जाऊँगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि दुनिया के अगर सारे भाई मेरे भाइयों जैसे हों तो किसी को चंगेज़ खान और हलाकू खान जैसी शख्सियात के बारे में जानने के लिए तारीख़ के अवराक छानने की ज़रूरत नहीं होगी। वो काफ़ी संजीदगी से गोया हुई। तुम्हें अपनी इस सोच से भाई को ज़रूर आगाह करना चाहिए। मशवरा भी बहुत संजीदगी से दिया था। अब मेरा इस कदर भी दिमाग ख़राब नहीं हुआ। रिजाब ने खशमगी नज़रों से उसे देखा। अब ज़रा स्पीड बढ़ाओ, वरना आगा जान को ड्राइवर के साथ घर जाना पड़ा तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर ना होगी। फिक्र मत करो, तुम्हारे हिस्से की नाराज़ी मुझ पर उतर चुकी है, हर बार की तरह। फिर तो सारी बात ही ख़त्म, जो होना था वो हो चुका। तुम ये बताओ फ़्लाइट कब की है तुम्हारी? मुस्कुराहट छुपाए वो मौजू बदल गई। कल शाम की। वापसी कब होगी? बस 3 दिन लगेंगे, दुआ करना कामयाब रहूं। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की तवक्का है। बिल्कुल फ़िक्र मत करो, टेंडर हमारी कंपनी का ही पास होगा। अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर तुमने वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने में आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। आगा जान को यूं ही तुम पर भरोसा और एतमाद नहीं, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है तुम्हारी काबिलियत का। जो इंसान अपने नफ्स को लगाम देना जानता हो वो फिर दुनिया का हर मार का सर करने की अहलियत रखता है। ये तुम कह सकती हो, वरना मैं अपनी हकीकत जानता हूँ। मैं पस्तियों में गिरा एक गुनाहगार इंसान था, और पस्तियों से निकल कर भी। उसके सर्द लहजे पर रिजाब ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। इस मामले में कुछ भी उस वक्त तक नहीं कह सकती जब तक तुमसे कोई भी सवाल ना करने का जो वादा मैंने किया है उस वादे की मुद्दत पूरी ना हो जाए। रिजाब के कहने पर वो खामोश रहा, जबकि वो उसके सपाट चेहरे से निगाह हटाती बाहर मतवज्जा हो गई थी। हम घर की तरफ नहीं जा रहे। कुछ देर बाद बदलते रास्तों ने रिजाब को चौंकाया। जवाबन ज़र्क ने उसे बस एक निगाह देखा और उसके बाद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रह जाती थी। हॉस्टल से कुछ फासले पर सड़क के दूसरी जानिब गाड़ी रुकी थी। एक लिफाफा ज़र्क ने खामोशी से रिजाब के हवाले किया, जिसे लेकर वह दुपट्टे के नकाब में चेहरा छुपाती गाड़ी से उतर गई थी। बहुत से सवाल आज फिर उसके जहन में कुलबुलाते तजस्सुस को बढ़ा रहे थे। अगर उसने ज़र्क से कोई भी सवाल ना करने का वादा ना किया होता तो कम से कम वो इस लिफाफे और हॉस्टल में मौजूद उस शख्सियत के हवाले से ज़रूर सवाल उठाती। ये उलझन सबसे ज़्यादा अहम थी कि उस शख्सियत ने ज़र्क का ताल्लुक़ क्या है, जिसके ना सामने वो जाना चाहता है ना अपना नाम जाहिर करता है। यूँ छुपकर इतने मशकूक अंदाज में वो किसके लिए उस हॉस्टल तक आने पर मजबूर है? रिजाब के लिए ये सब और ऐसे बहुत से सवाल एक मुअम्मा थे। किसी मामूल की तरह लिफाफा हॉस्टल के चौकीदार के हवाले करती वो वापस आ गई थी। ज़र्क ने कोई सवाल किया, ना ही उसे किसी सवाल की इजाज़त थी। उसे बस वक्त आने तक इसी तरह खामोशी से ज़र्क के लिए ये काम करते रहना था। वसीअ और इस कमरे की बंद खिड़कियों और उन पर गिरे भारी पर्दों की वजह से रोशनी की कोई लकीर भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। जो सकूत और सोगवारी माहौल पर छाई हुई थी वो उस वजूद पर भी तारी थी जो बेड पर बिखरा हुआ था। लैंप की मध्यम रोशनी में उसकी खुली आंखें छत पर साकित थीं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी बस एक बोझ बनकर रह जाती है, एक ऐसा बोझ जिसे कंधों से उतार कर फेंका भी नहीं जा सकता। कीमती चीज़ें भी गुम हो जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर जिससे रूह का सांसों का ताल्लुक़ हो वही गुम हो जाए तो फिर ज़िंदगी में बाकी क्या रह जाता है? कुछ भी तो नहीं। उसकी आंखों के किनारे से एक तवातर से गर्म स्याल बह रहा था। अर्श, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम रोया मत करो। पता है इतनी अजियत, इतनी वहशत होती है मुझे तुम्हारी आंखों से बहते आंसू देख कर कि दिल चाहता है तुम्हारे सारे दुख कहीं रखे हुए मिल जाए
और मैं उनको समंदर की गहराइयों में छुपा आऊँ, मगर मैं बेबसी से तुम्हें रोता देखती रहती हूँ। फिर ये भी सोचती हूँ कि तुम मेरे सामने अपना दिल हल्का नहीं करोगे तो और कौन है यहाँ मेरे सिवा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता है, हमने ही तो एक दूसरे को संभालना है। कानों में गूंजती एक आवाज़ उसके आंसुओं की रफ्तार को बढ़ा रही थी। तुम्हें जब जब मामा की बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आए तो अल्लाह को पुकारा करो, मामा के लिए दुआ किया करो। उनको तुम्हारे आंसुओं की नहीं, तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। तुम्हारी दुआएं उनके आखिरत तक के सफ़र को आसान करेंगी, फूलों से भर देंगी। एक तरीका यह भी है कि तुम मुझसे उनके बारे में बात किया करो। जो कुछ तुम उनसे नहीं कह सके थे वो सब बातें मुझसे किया करो। तुम्हारे आंसू तो उनको सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं देंगे। बाजुओं में चेहरा छुपाते हुए उसने दोबारा उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की थी, मगर एक होलनाक सन्नाटे के सिवा इर्द गिर्द कुछ नहीं था। वो नहीं जानता था कि उस रात आखिरी बार जुनाइशा का चेहरा देखने के बाद उसने कितना अरसा गुजर जाने के बाद आंखें खोली थीं। उसे नहीं याद था कि कितना वक्त गुजर जाने के बाद वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हुआ था। बस उसे ये पता था कि उसने सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि अपनी याददाश्त को, खुद अपने आप को भी गुम कर दिया था। ये तो कोई और ही दुनिया थी जहाँ उसने आंखें खोली थी। यहाँ कुछ भी तो नहीं था उसके लिए, कोई शनासा मानूस चेहरा तक नहीं। अपनी जड़, अपनी बुनियाद, शजरा शनाख्त का कोई सुराग, कोई निशान उसके पास नहीं था। वो कौन था, क्या था, कहाँ से आया था, उसे कुछ मालूम ना था। अगर उस वक्त उसके करीब शहराम ना होते तो वह दीवारों से सर टकरा टकरा कर खुद को ख़त्म कर चुका होता, या फिर जुनूनी कैफियत में सड़कों पर भागता किसी गाड़ी से टकरा कर पाश पाश हो जाता, अगर शहराम साए की तरह उसके साथ ना लगे होते। हालांकि वो नहीं जानता था कि शहराम से उसका क्या ताल्लुक़ है। वो नहीं जानता था कि ये कौन शख्स है जो उसके नाकारा लागर वजूद को हाथों में उठाए कभी किसी मालिज के पास भागते तो कभी किसी मालिज के पास। उसके लिए तो खुद अपना वजूद, अपना ही चेहरा अजनबी और ना आशना था। इस नई दुनिया में शहराम ने उसे हथेली का छाला बनाए रखा था और उसकी दुनिया सिर्फ शहराम और उनके घर तक महदूद होकर रह गई थी। गुमशुदा याददाश्त और मुंतशिर हवासों के साथ अपनी इस अजनबी ज़िंदगी में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल और कठिन था। शहराम और उनके घर के गिने चुने दीगर नफूस के दरमियान जैसे उसने दूसरा जन्म लिया था। नए सिरे से उसकी परवरिश हुई थी। शहराम ने उसे सिखाया कि अल्लाह को कैसे पुकारना चाहिए। शहरक से भी ज़्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह को अपने बंदे का रोना, गिड़गिड़ाना, पुकारना पसंद है, तो फिर मांगो उससे, गिड़गिड़ाओ, पुकारो उसे सजदों में। उसने भी सीखा, समझा और उस पर अमल भी किया। ये सब उसकी बेचैनी और वहशत को कम करता था। शहराम की हौसला अफजा बातें, नसीहतें उसे नाउमीदी और मायूसियों की तारीकी से निकालती थीं। फिर वो वक्त भी करीब आने लगा जब धुंध ख़त्म होने लगी। बादल छट गए थे, मगर जाने क्यों अचानक कोई आसमानी बिजली आ गिरी थी। अपने नाम और नसब और खाली जहन के साथ वो जिस अजियत में रहा था, छटते बादलों और याददाश्त की खुलती परतों ने उसे एक क़यामत के दरमियान ला खड़ा किया था। जिस वक्त वो दीवानावार घर से बाहर निकला, दुनिया हैरत से उसे और उसके पीछे सड़क पर दौड़ते शहराम को तक रही थी। बस एक वही था जिसे कोई होश नहीं था, क्योंकि उसे याद आ गया था कोई है जो उसका इंतज़ार कर रहा होगा। तो आंखें उसकी राह तक रही होंगी। उसके वजूद का ही एक हिस्सा जो उसके साथ ही सांस ले रहा था, उसे याद आ गया था। मगर जहाँ उसके कदम रुके वो तो कोई और ही जगह थी। आलम दीवानगी में फटी आंखों से उसने कई बार सफ़ेद पोल को देखा, घने दरख्त और बाउंड्री को भी। उस जानिब तो सब कुछ वही था, लेकिन सड़क की दूसरी जानिब दूर दूर तक मलबे का ढेर फैला था। किसी इमारत का नामो निशान तक ना था। मलबा उठाने वालों से शहराम ने पूछ कुछ की तो मालूम हुआ कि हालिया तूफ़ानी बारिशों में 2 इमारतें गिर गई थीं। काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ, जिसके बाद उन तमाम इमारतों को मखदूश करार देकर हुकूमत ने मस्मार करवा दिया। उसके लिए इमारतों का गिरना ही एक अंदोहनाक खबर थी। किसी सदमे को वो सहने की हालत में ना था। एक और क़यामत का सामना करते हुए उसे बस अपनी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। उसका कमज़ोर लागर वजूद मलबे के ढेर में ही फिर से बिखर गया था। उसका बस चलता तो वहीं पोल के पास अपने दिन रात बसर करता, मगर शहराम उसे यूँ छोड़ने के लिए तैयार ना थे। उसमें ताकत नहीं थी मज़ाहमत की। वो फूट फूट कर रोता, उनसे इल्तिजाएं करता रह जाता, मगर शहराम ज़बरदस्ती उसे अपने साथ घर ले आए, इस वादे के साथ कि कल वो उसे दोबारा यहाँ ले आएंगे और उसके साथ मिलकर उस गुमगश्ता हस्ती की तलाश करेंगे कि जिसके बगैर वो अब इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। अर्श, हम कम अज़ कम ये तो पता कर चुके हैं कि वो ज़िंदा है, और तुम्हारे लिए ये भी बहुत होना चाहिए। वो यहाँ होने वाले हादसे से बहुत पहले ही चली गई थी। अपनी माँ के इंतकाल के बाद वो तन्हा यहाँ रुक भी कैसे सकती थी। यकीनन वो अपने किसी रिश्तेदार के पास चली गई है, इस शहर में या किसी दूसरे शहर में, मगर वो है इसी दुनिया में। तुम्हारे लिए यह हकीकत किसी खुशी और इत्मीनान का बाइस नहीं?
उस दिन भी फिर शहराम ने उसे समझाया जब उसने पोल के पास गुमसुम बैठे सुबह से शाम कर दी थी। वो शहराम को नहीं समझा सकता था कि इस जगह जो तस्कीन उसकी तड़पती रूह को मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। वो शहराम पर चीखना चाहता था कि आखिर ये शख्स उसे उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता। वो उनको बताना चाहता था कि उनको ये हक नहीं कि वो उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने पर मजबूर करें, मगर वो ऐसा नहीं कर सका था क्योंकि हर बार उसे याद आ जाता था कि ये वही शख्स है जिसने बेशुमार रातें उसकी तीमारदारी और दिलजोई में त्याग दी। उसे नहीं भूलता था ये सच कि जब वो चल नहीं सकता था तो ये शख्स उसके पैर बन गया था। जब वो अपने हाथ से कुछ खाने के भी काबिल ना था तो यही शख्स उसके हाथ बन गया था। यह शख्स उसके लिए शफ़क़त और मेहरबानियों का एक समंदर था। ये शख्स बिना किसी गर्ज के हमा वक्त उसका सहारा बने रहने के लिए तैयार रहता था। ऐसे इंसान की तज़लील वो कर भी कैसे सकता था। वो अपनी ज़ात से उनको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था शहराम की तकलीद में चलने के सिवा। हम मिलकर उसे ढूंढेंगे, ज़मीन आसमान एक कर देंगे, मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। तुमने जहाँ इस हद तक खुद को संभाला है, थोड़ा और ख़ुद को मजबूत कर लो। तुम जानते हो तुमने उससे कितने वादे किए थे। उन वादों को पूरा करने के लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी ताकि जब वो तुमसे मिले तो तुम्हारी कामयाबियों पर उसे फ़ख्र हो। मुझे यकीन है तुम ज़रूर उसे ढूंढ लोगे। जिससे मोहब्बत होती है उससे इसलिए भी दूर होना पड़ता है ताकि इंसान उसकी और ज़्यादा कदर करे, दिल में उसकी मोहब्बत और अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाए। तुम्हें बस इस बात पर यकीन कायम कर लेना चाहिए। बेशुमार मरतबा शहराम को ये सब दोहराना पड़ता था, जबकि वो बस खाली खाली नज़रों से उन्हें देखता रहता, मगर शहराम जानते थे कि उनकी कोशिश रायगा नहीं जा रही। वो उसकी नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे, इसलिए पुरुम्मीद थे कि बूंद बूंद गिरता पानी भी मजबूत पत्थर पर असर कर जाता है।